प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने चैनल पे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स का आखिरी यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 4, फाइनेंशियल डाटा एंड एनालिटिक्स। चलिए इसको समझना शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पहले 3 यूनिट अच्छे से देख लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। और इतने अच्छे से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि पहले पेपर के अंदर अंदर में आप इस चैनल पे लगभग 150 से 200 सब्सक्राइबर तो पहुँचा ही देंगे। अभी लगभग 115 सब्सक्राइबर हो ही चुके हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग फिनटेक एंड कोर एम्बेडिंग टेक्नोलॉजीज़ की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ फिनटेक। फिनटेक का मतलब क्या होता है? तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रेफर्स किया जाता है उस टेक्नोलॉजी को जो कि डिलीवर करता है फाइनेंशियल सर्विसेज एफिशिएंटली और सिक्योरली एंड इनोवेटिवली। इट कंबाइन फाइनेंस, डाटा, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसी को आप फिनटेक भी कहते हैं। और फिनटेक आपका शॉर्ट टर्म हो जाएगा, ओवरऑल इसको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। कोर टेक्नोलॉजी एनेबलिंग फिनटेक, कौन कौन से वो टेक्नोलॉजी जिनकी वजह से फिनटेक आ पाया? तो सबसे पहले नाम आ जाता है आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई और मशीन लर्निंग। हालांकि स्टार्टिंग के आपने यूनिट्स में पढ़ लिया, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। एआई वगैरह के माध्यम से काफ़ी चीज़ें सरल हो गई हैं बैंकिंग के लिए भी और लोगों के लिए भी। इससे फिनटेक देखने को मिलता है। मशीन लर्निंग आ चुकी है, बिग डाटा एनालिटिक्स, काफ़ी बड़े बड़े डाटा को एनालाइज किया जाने लग गया है अब फिनटेक आने के बाद। क्लाउड कंप्यूटिंग, सारा का सारा कंप्यूटर वगैरह पे हो जाता है, क्लाउड बेस्ड होता है। कहीं से भी आप देख सकते हैं, पहले की तरह कागजी काम वगैरह नहीं बचा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस देखने को मिलते हैं और बायोमेट्रिक्स की सुविधा आ गई है कि बायोमेट्रिक्स की वजह से आप सिक्योरिटी लॉगिन वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सारी के सारे वो चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फिनटेक आपका इनेबल हो पाया है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो मे बी आज फिनटेक इस लेवल पर नहीं होता जिस लेवल पे अभी हमारे सामने आ चुका है। कहीं ना कहीं से कम होता है या फिर नहीं भी हो सकता था, ठीक है। इन चीज़ों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है फिनटेक को इनेबल कराने में। फिनटेक एप्लीकेशन एंड एग्जाम्पल, फिनटेक के एप्लीकेशन क्या और एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है क्राइटेरिया for a fintech application. To qualify as a fintech app, a platform must use technology driven innovation, improve financial services delivery, increase efficiency while reducing cost, enhance user experience and ensure strict regulatory compliance. मतलब कि अगर फिनटेक एप्लीकेशन लाना है आपको तो क्वालिफाई करना होगा फिनटेक ऐप को। उसके बाद प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी ड्राइवन इनोवेशन को यूज़ करना होगा, फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी फास्ट करनी पड़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ाना होगा, कॉस्ट वगैरह कम करना होगा, एनहांस करना होगा यूज़र एक्सपीरियंस और इंश्योर करना होगा स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। एक मतलब कठोर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को लेकर के चलना होगा। प्रोमिनेंट एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बताता है डिजिटल लैंडिंग ऐप लाइक पेपरलेस लोन वगैरह, एआई स्कोरिंग, मनी टैप वगैरह, मनी वी वगैरह, ये सब डिजिटल लैंडिंग ऐप आ चुके हैं। रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं लाइक बटरमेंट वगैरह, जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के विषय में हमें बता रहे होते हैं। यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऐप आ चुके हैं, कई सारे आपके फ़ोन में भी होंगे, फ़ोनपे, गूगल पे, सुपर मनी, पेटीएम, ये सारे के सारे ऐप आ गए होंगे। इंश्योर टेक प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं लाइक टेक ड्रिवन इंश्योरेंस, परचेज एंड इंस्टेंट क्लेम प्रोसेसिंग लाइक पॉलिसी बाजार वगैरह आ गए हैं। P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म हमारे को देखने को मिलते हैं, कनेक्टिंग बोरोवर डायरेक्टली विद इन्वेस्टर डिजिटली। इसके अंदर जिनको भी पैसे लेने होते हैं डायरेक्ट बोरोवर जो होते हैं डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं इन्वेस्टर वगैरह से भी, जैसे फेयर सेंट वगैरह, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ एआई इन रोबो एडवाइजरी, फ्यूचर क्या है एआई का रोबो एडवाइजरी के अंदर? हाउ डू रोबो एडवाइजरी, पर रोबो एडवाइजरी काम कैसे करता है? तो ये सबसे पहले आ जाता है कलेक्ट क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। ये क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है लाइक गैदरिंग एज, इनकम, गोल, रिस्क टॉलरेंस वायर, ऑनलाइन टूल्स वगैरह के माध्यम से डाटा कलेक्ट करता है। फिर रिस्क को प्रोफिलिंग करता है, ये क्लियरिफाई करता है कि इन्वेस्टर्स के विषय में, एंड एनालाइज करता है बिहेवियरल वायरस, इनके क्या व्यवहारिक दिक्कतें रही हैं उन सभी चीज़ों का एनालाइज करता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन करता है, देन कंटिन्यूस रीबैलेंसिंग एंड लास्ट में परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करता है। फ्यूचर ट्रेंड की बात करें तो हाइब्रिड एडवाइजरी मॉडल, ह्यूमन एआई, ESG इंटीग्रेशन, वॉइस इनेबल एडवाइजरी एंड हाइपर पर्सनलाइजेशन हमारे को देखने को मिलता है। तो फ्यूचर काफ़ी बेटर है, मतलब कि इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है, फ्यूचर के अंदर ये ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। डाटा एनालिस्ट RPA एंड प्राइवेसी मैनेजमेंट, सबसे पहले आ जाता है आपके पास RPA, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक सॉफ्टवेयर होता है, बोट होता है टू मिमिक ह्यूमन एक्शन फॉर रिपीटेटिव रूल बेस्ड टास्क लाइक लोन प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री एंड KYC वेरिफिकेशन। ये रूल बेस्ड टास्क कर रहा होता है जैसे कि लोन प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री एंड KYC वेरिफिकेशन वगैरह, और ये रिड्यूस कर देता है कॉस्ट बट कैन नॉट हैंडल कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, लेकिन ये हैंडल नहीं कर पाता कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को, ठीक है।
टाइप ऑफ डाटा एनालिस्ट इन फाइनेंस, अलग अलग प्रकार के डाटा एनालिटिक्स आने गए हमारे फाइनेंस के अंदर। लाइक डिस्क्रिप्टिव क्या हुआ, डायग्नोस्टिक कैसे हुआ, प्रिडिक्टिव क्या हो सकता है, प्रिस्क्रिप्टिव व्हाट शुड बी डन क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर प्राइवेसी मैनेजमेंट के लिए आपको दे रखा है एसेंशियल टू प्रिवेंट डाटा ब्रीचेस एंड इनसाइडर थ्रेट्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है कि डाटा को प्रिवेंट किया जाए फैलने से, ब्रीच होने से, इनसाइडर थ्रेट्स वगैरह के। तो की स्ट्रेटजीज इंक्लूड डाटा मिनिमाइजेशन, एनक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल एंड एनोनिमाइजेशन देखने को मिलता है। साइबर सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल सेक्टर्स, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है? तो सबसे पहले इसका मतलब हो जाता है द प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क सिस्टम, डिजिटल डाटाबेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और अनऑथराइज्ड एक्सेस, अटैक और थेफ्ट। और सिंगल अटैक कैन कॉज सीवियर फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल डैमेज। अगर किसी प्रकार का सिंगल अटैक भी होता है तो इससे काफ़ी बड़ा फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है। कॉमन साइबर थ्रेट्स क्या क्या होते हैं? कॉमन साइबर थ्रेट्स जैसे कि सबसे पहले आता है आपके पास फिशिंग, फेक कॉल, मैसेज, OTP वगैरह मांगने हो, जैसे रैनसमवेयर, एनक्रिप्टिंग बैंक सर्वर पे काम कर देना, कुछ इनसाइडर थ्रेड्स अंदर से एम्प्लॉयमेंट वगैरह को इंटेंशनली एक्सीडेंटली मिसयूजिंग एक्सेस करना, DDoS अटैक, फ्लडिंग सिस्टम वगैरह, डाटा ब्रीचेस, डाटा का लीक हो जाना, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह का लीक कर देना, ये सारी चीज़ें। इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहा? जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर बना रखा है, कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, हमेशा वेरीफाई करना है। देन अब कुछ बताना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेके आए गए हैं, पासवर्ड के साथ साथ OTP बायोमेट्रिक्स का भी वो कर दिया गया है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है, एथिकल हैकर लगाए गए हैं जो कि इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग और करते रहते हैं। सीम सिस्टम, रियल टाइम लोकल कलेक्शन एंड एनोमिनल अलर्ट, रियल टाइम पे कलेक्शन की जाती है और अलर्ट्स वगैरह पहुँचाए जाते हैं। इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग डाटा एट रेस्ट एंड इन ट्रेड ट्रांजिट। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर आप देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंप्लाई विद ISO, द NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड PCI DSS, इनके साथ मिल करके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं जिससे कि सेफ्टी रहे। फिर इंटीग्रेशन एंड कंक्लूजन की अगर आप देखते हैं तो आज के मॉडर्न टाइम पे फिनटेक जो है इकोसिस्टम पूरा का पूरा पाइपलाइन बन गया है। फाइनेंशियल डाटा से डाटा एनालिस्टिक, फिर AI आता है, फिर ऑटोमेशन होता है और देन सिक्योरिटी लेयर आ जाता है। Criticality of cyber security, without robust cyber security AI model can be manipulated, customer data stolen, and the entire digital ecosystem comprised it acts as the protective integrating financial data, AI automation and प्राइवेसी। ओवरऑल ये प्रोटेक्टिव शील्ड इंटीग्रेशन करता है फाइनेंशियल डाटा, AI ऑटोमेशन और प्राइवेसी के ऊपर। ठीक है, ये था आपका यूनिट नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको कोई समस्या नहीं होगी, चारों यूनिट आपकी कवर हो चुकी है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा वीडियो के नीचे कमेंट में, वीडियो के बाद चैनल को, और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। और पेपर के बाद कम्युनिटी पोल जरूर रहेगा, पेपर आपका कैसा गया, तो उसके अंदर जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि पेपर आपका कैसा गया, क्योंकि आपका जो पेपर अच्छा जाता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट आपके पास जहाँ कहीं से भी आया मुझे बताइएगा, क्योंकि इस बार मुझे उम्मीद है कि कई जगह से प्लेलिस्ट आप तक पहुँची गई होगी। आई होप वीडियो आपको क्लियर होगी। वीडियो में कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।